हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के भाग। इससे पिछली वीडियो में हम भारतीय संविधान के 1 से लेकर 10 भागों पर डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 11 से लेकर और अंत तक डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से भाग यानी भाग 11 से लेकर और अंत तक किस तरह से दिए हुए हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 यानी भारतीय संविधान में भाग 11 का उल्लेख किया हुआ है। भारतीय संविधान का भाग 11 है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, इनमें किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो विषय है वो है संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णन किया गया है, इससे संबद्ध जो अनुच्छेद हैं वो 245 से लेकर 263 तक हैं। तो इसमें 2 अध्याय दिए हुए हैं। भाग 11 में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय। 1 में क्या है? भाग 11 अध्याय 1, इसमें क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। तो इसमें एक तो प्रमुख अनुच्छेद 249 है। प्रमुख अनुच्छेद क्या है? 249। अनुच्छेद 249 में ये दिया हुआ है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में दिया गया विषय राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इस पर संसद कानून बनाए या संसद के द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता है, तो चाहे बेशक वह विषय राज्य सूची में है, उस पर कानून बनाने का अधिकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत 249 के अंतर्गत किसको मिल जाता है? संसद को मिल जाता है। स्थायी संबंधों के साथ साथ अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो प्रशासनिक संबंधों के बारे में मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि 1966 में कि वर्ष 1900 या सन 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। यानी पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। और इस प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। 1966 में किया गया था। और उस सुधार आयोग ने 1969 में अपनी सिफारिशें दी। यानी कब अपनी सिफारिशें दी? 1969 में दी। उसने 22 सिफारिश रखी, 22। और इसमें प्रशासनिक संबंधों में भी एक प्रमुख अनुच्छेद 263 है, जिसमें कहा गया है यानी अंतर्राज्यीय परिषद हैं, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषदों का उल्लेख किया गया है। यानी प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्याय में, जो अध्याय 2 में है, भाग 11 में अनुच्छेद 263, जिसमें ये बताया गया है कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट अध्याय 12 यानी अध्याय 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इनका उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में है या इससे संबद्ध जो अनुच्छेद है? अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक। 264 से लेकर 300A तक इसमें दिया हुआ है। और इसमें 4 अध्याय हैं। इसमें अध्याय 1 भाग 12 में क्या है? वित्त का प्रावधान है। यानी वित्तीय संबंध या वित्त से संबंधित, धन से संबंधित जो भी प्रावधान रखे गए हैं वो अध्याय किसमें है? अध्याय 1 में। और अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 251 तक दिए हुए हैं। तो मैं इस भाग का अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 है, उस 280 में क्या है? वित्त आयोग का प्रावधान है। वित्त आयोग का काम क्या होता है? वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व बंटवारे में सिफारिश करती है, अपनी अनुशंसाएं देती है। वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। तो वित्त आयोग का वर्णन भी इसी अध्याय में दिया हुआ है, अनुच्छेद 280 के तहत। अध्याय 2
12वें भाग का संविधान का भाग 12 अध्याय 2 उसमें ऋण लेने की व्यवस्था की गई है। और अध्याय 3 भाग 12 में क्या है? अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, ये सारी चीजें अध्याय 3 में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 294 से लेकर 300 तक दिए हुए हैं। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 300 के में दिया हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। जब संविधान का निर्माण हुआ तो भारत के मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, यानी 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया हुआ था, वो अनुच्छेद 31 समाप्त करके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया और ये किस में रखा? अनुच्छेद 300 के में रखा। नेक्स्ट भाग 13, संविधान के भाग 13 में क्या? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, राज्य क्षेत्र के भीतर क्या होगा? व्यापार, वाणिज्य और समागम करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है, जो अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक दिया हुआ है। इसके बाद संविधान का भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। तो सेवाओं का प्रावधान अध्याय 2 में बांटा गया है। अध्याय 1 भाग 14 में सेवाएं हैं, यानी देश में जो सेवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देश में कई प्रकार की सेवाएं रखी गई हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्यों की सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं वो सेवाएं हैं जिनमें IAS, IPS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, इस तरह की सेवाएं आती हैं। तो इन सेवाओं में केंद्रीय सेवाएं भी हैं और राज्यों की सेवाएं हैं। तो इनका वर्णन संविधान के भाग 308 से लेकर 314 तक किया गया है। और इसके बाद अध्याय 2 भाग 14 में क्या है? लोक सेवा आयोग का वर्णन। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन संविधान के भाग 14 में किया हुआ है, अध्याय 2 में। और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इनका वर्णन है। अनुच्छेद 315 में ये लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होंगे, उनका प्रावधान 315 में किया हुआ है। और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है, यानी लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में किया हुआ है। इसके 14 के या भाग 14A, इसमें अधिकरणों का उल्लेख किया गया है, अधिकरण दिए हुए हैं। और जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए? अनुच्छेद 323 कैसे? अनुच्छेद 323 ख तक जिनका वर्णन है इसका। तो संविधान का ये भाग 14 के 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 14 के को संविधान में जोड़ा गया। इसमें अधिकरणों की व्यवस्था है। अनुच्छेद 323 से लेकर 323 के से लेकर 323 ख तक दिया हुआ है। नेक्स्ट भाग 15, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, चुनावों की व्यवस्था की गई है। जो व्यवस्था अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक की गई है। इसका तात्पर्य है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है। और अनुच्छेद 324 में ये उल्लेख है कि भारत में संसद, राज्य की विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन, उनका निर्देशन और उनका नियंत्रण करने के लिए एक चुनाव आयोग होगा। चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसके बाद भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, यानी कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। किन किन वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, एंग्लो
इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए, एंग्लो इंडियन को ही आंग्ल भारतीय समुदाय कहा जाता है, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए भी विशेष प्रावधान है। और ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक दिए हुए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में क्या है, यानी 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का प्रावधान है। कितने सदस्य अनुसूचित जाति से रहेंगे, कितने अनुसूचित जनजाति से रहेंगे, तो ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 330 में दिया हुआ है। 331 में ये प्रावधान दिया हुआ है कि आंग्ल समुदाय के कितने लोग लोकसभा में रहेंगे। इसका तात्पर्य है कि यदि राष्ट्रपति को ये लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि वह 2 सदस्य लोकसभा में आंग्ल समुदाय के या एंग्लो इंडियन नियुक्त करे। 2019 में 104वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 104। और कब किया गया? 2019 में। तब से उस संशोधन के अंतर्गत जनवरी 2020 से यह प्रावधान है कि भारत में या भारत की संसद के लोकसभा जो निचला सदन है, लोकसभा में आंग्ल समुदाय या आगे भविष्य में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब एंग्लो इंडियन सदस्यों की लोकसभा में कोई उनका मनोनयन नहीं होगा और उनकी कोई नियुक्ति नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि संविधान के अनुच्छेद 338 में क्या है? 338 में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था है। अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था है। और अनुच्छेद 338B में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था, अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था और अनुच्छेद 338B में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? भाग 16 में की हुई है। इसके बाद भाग 17, संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है और ये संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दिया हुआ है। राज्य भाषा से संबंधित जो भाग है इसमें 4 अध्याय हैं। अध्याय 1 में क्या है? संघ की भाषा, यानी संघ की भाषा कौन सी होगी, वो अनुच्छेद 343 से लेकर 344 में दिया हुआ है। और अध्याय 2 में क्या है कि प्रादेशिक भाषाएं यानी भाषा को राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होना या ये राज्य या क्षेत्रीय आधार पर ये बात रखी गई है। अनुच्छेद 345 से लेकर 347 तक दी हुई है। और अध्याय 3 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की भाषा का प्रावधान दिया हुआ है। यह संविधान के अनुच्छेद 348 से 349 तक दिया हुआ है। और अध्याय 4 भाग 17 में क्या है? विशेष निर्देश दिए गए हैं और विशेष निर्देश अनुच्छेद 350 से लेकर 351 तक रखे गए हैं। यानी ये 4 अध्याय संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है। ये आपको पता है कि जैसे संविधान की 8वीं अनुसूची के द्वारा वर्तमान समय में 22 भाषाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी हुई है। अब 22 भाषाएं संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। नेक्स्ट भाग 18, संविधान का भाग 18 में क्या है? आपातकालीन उपबंध है। आपातकालीन उपबंध संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दिए हुए हैं। यानी अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था, संवैधानिक मशीनरी फेल होने की व्यवस्था, राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए या वित्तीय आपात की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं यानी आपात उपबंध किसमें दिए हुए हैं? आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक संविधान के भाग 18 में दिए हुए हैं। इसके बाद भाग 19 में क्या? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब होता है विविध या मिसलेनियस या और जैसे अन्य कोई प्रावधान रह जाते हैं
उनका वर्णन संविधान के भाग 19 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 361 से 367 तक ये दिया हुआ है कि इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देश का राष्ट्रपति यानी भारत का राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल अपने पद पर जब तक अपने पद पर रहते हैं तो उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जा सकती। तो ये प्रावधान त्रिकीर्ण का प्रावधान अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है। संविधान का भाग 20 में संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है, संविधान का संशोधन, और ये इसके संबद्ध अनुच्छेद है 368। तो ये संविधान के संशोधन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 368 में दी हुई है। और संविधान में संशोधन का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। भारत के संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने अपनाया। और भारत के संविधान में संशोधन 3 तरह से किए जाते हैं। साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुमोदन के साथ संशोधन किया जाता है। भाग 21, संविधान के भाग 21 में क्या है? संविधान के भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध हैं। यानी संविधान के भाग 21 में अस्थायी उपबंध हैं, संक्रमणशील उपबंध और विशेष उपबंध हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक दिया हुआ है। इसमें एक विशेष अनुच्छेद दिया हुआ था, जो अनुच्छेद अब हटा दिया गया है, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 संविधान के भाग 21 में ही दिया हुआ था। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत भारत के राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया हुआ था। तो ये विशेष दर्जे का प्रावधान भी भारतीय संविधान के भाग 21 में रखा गया है। कश्मीर को विशेष धारा 370 या अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा नहीं दिया हुआ है। ये प्रावधान भारतीय सरकार ने 5 अगस्त 2019 को हटा दिया है, यानी अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया था। संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकार पाठ और निरसन की व्यवस्था दी गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक दी हुई है। तो इसमें संक्षिप्त नाम की व्यवस्था है। अनुच्छेद 393 में संक्षिप्त नाम की व्यवस्था, अनुच्छेद 394 में प्रारंभ की व्यवस्था, और अनुच्छेद 394 ए यानी अनुच्छेद 394 ए में क्या है? हिंदी में प्राधिकार पाठ। ये थोड़ा महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है कि हिंदी में प्राधिकृत पाठ की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 394। और संविधान का ये अनुच्छेद 394 ए 58वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कब? 58वें संविधान संशोधन के द्वारा, 58वें संविधान संशोधन के द्वारा 58वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में जोड़ा था। इसका मतलब यह है, इसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान के हिंदी में दिए हुए संस्करण यानी हिंदी संस्करण को भी यदि उसकी व्याख्या की जाती है, उसको भी वही महत्व दिया जाएगा जो अंग्रेजी के संस्करण को दिया जाता है, इंग्लिश संस्करण को दिया जाता है। और अनुच्छेद 395 लास्ट अनुच्छेद में निरसन का प्रावधान दिया हुआ है। संविधान में मूल संविधान में जो भाग थे, मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। और अब वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 भाग हैं। तो कितने भाग इसमें नए जोड़े गए? 4 भाग, यानी नए जोड़े गए। मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं, नए जोड़े गए भाग कितने हैं? 4। और इनमें से निरस्त किए गए, यानी निरस्त कितने कर दिए? निरस्त 1। तो 22 और 4 26, एक निरस्त कर दिया। तो 25 भाग वर्तमान समय में भारतीय संविधान में हैं। तो मैं आपको ये पुनः बताना चाहूँगा कि कौन कौन से भाग नए जोड़े गए, यानी भारतीय संविधान में कौन कौन से भाग नए जोड़े गए। एक तो भाग 14 के या भाग 14 ए अधिकरण से संबंधित, ये नया जोड़ा गया। एक भारतीय संविधान में भाग 9 के
नोक है, यानी नोक है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जो हुआ था और 24 अप्रैल 93 में जिसको लागू किया गया था। नोक है सहकारी समितियों का जोड़ा गया था और नोक है नगर पालिकाओं से संबंधित जोड़ा गया था। सहकारी समितियों का भाग 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ा गया और इस संविधान के भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था, अनुच्छेद 338 को निरस्त कर दिया। संविधान में एक भाग 4 जोड़ा गया था, यानी संविधान में कौन कौन से भाग नए जोड़े गए? भाग 4A, भाग 9A, भाग 9B और भाग 14A, यानी 14A को संविधान में जोड़ा गया और हटा किसको दिया? भाग 7 को संविधान से निकाल दिया गया था। भारतीय संविधान के भागों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये संविधान के भाग और उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।